हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार। वहां पर हमने अध्ययन किया था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होता है। आज हम उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत ही उपचयन और अपचयन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, इस अध्याय के दौरान हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जब मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे अभिक्रिया करने से पहले, लेकिन जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो एक नया यौगिक बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं अर्थात ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या हुआ है इस अभिक्रिया में, देखिए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाए अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। फिर से एक बार बता दूं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए और यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया हो गई है तो मैग्नीशियम जो है उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गई है। तो ऑक्सीजन का बढ़ना अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन और उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, कॉपर धातु है हमारे पास और उसको यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, गर्म किया जाए तो वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कॉपर क्या है, यहाँ पर अकेला है, इसके साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ी हुई अवस्था में नहीं है, लेकिन अभिक्रिया होने के पश्चात ये जो है किसमें परिवर्तित हो गया है, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है। जब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो बन गया है कॉपर ऑक्साइड। और किसी भी तत्व के साथ या पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है और अर्थात बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन। तो आसानी से इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्थात उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कुछ और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, हम इसको ही ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है CuO, यदि हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास कॉपर बनता है और जल बनता है, कॉपर बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया के दौरान अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि एक तो अभिकारक कॉपर ऑक्साइड है, दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन है,
कॉपर के अंदर ऑक्सीजन पहले ही जुड़ी हुई है, इधर देखते हैं तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो जुड़ी हुई थी वह हट गई है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा जो अभिकारक है वह है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस में बदला है, H2O के अंदर बदला है। हाइड्रोजन H2 था यहाँ पर और H2O बन गया है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ गई है हाइड्रोजन से, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन बढ़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो हाइड्रोजन का वाटर में बदलना उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। और एक और चीज हमें यहां पर याद रखनी होगी कि हमेशा ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन नहीं होता। कभी कभी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन हटती है, और हाइड्रोजन के किसी पदार्थ के अंदर से, किसी यौगिक के अंदर से हटना भी ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन होता है। एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको मैं अभिक्रिया करवा दूं अगर क्लोरीन गैस के साथ, तो बनने वाला पदार्थ होगा HCl और प्लस में सल्फर। इस अभिक्रिया के दौरान आप अगर देखें तो यहां पर जो H2S है वह किस में बदला है, वह बदला है सल्फर के अंदर। H2S में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, परंतु अभिक्रिया होने के बाद केवल सल्फर रह गया। H2S में से S कब बचेगा, जब H2 निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की कमी। और जिस भी पदार्थ के अंदर से हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी तो हम उसको बोलेंगे उपचयन। तो यहां पर क्या हुआ है, इस H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन हुआ है। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या फिर हाइड्रोजन हट रही होगी। दोनों ही अवस्थाओं में अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होगी, आइए देखते हैं। वे अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, जैसे हमने उदाहरण अभी अभी दिया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कैसी है, उपचयन अभिक्रिया है। और वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन हट रही हो तो भी कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। जैसे H2S है, उसको हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवा दें तो हमारे पास बनेगा 2HI प्लस में सल्फर, ये बनेगा। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है, परंतु हम इसके अभिकारक को देखते हैं तो ये किस में बदल जाता है, सल्फर में बदल जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन हट गई है। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हट रही हो तो वह कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन की परिभाषा आप बिल्कुल सरल तरीके से याद कीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन हट रही हो तो वे अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। उदाहरण आप बहुत से दे सकते हैं, कुछ उदाहरण मैंने यहां पर दिए, कुछ आप भी सोच सकते हैं। उपचयन अभिक्रिया के बाद हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया पर। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत है। अपचयन अभिक्रिया में उपचयन में जो हो रहा था उसका उल्टा होने वाला है। उपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अर्थात उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रही थी। यहां पर अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन हट रही होगी। जबकि उपचयन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन हट रही होगी।
जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, अर्थात हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घट रही हो, कम हो रही हो, अर्थात हट रही हो, और हाइड्रोजन बढ़ रही हो, जुड़ रही हो, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों की परिभाषाएं आप याद रख लीजिएगा, एक दूसरे के विपरीत हैं। आइए अब हम अपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, अभी हमने एक उदाहरण लिया था H2S और उसको हमने अभिक्रिया करवाई थी क्लोरीन के साथ। क्या बना था? बना था HCl और बना था सल्फर, बना था ना। अब इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि यहां पर जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही यह क्लोरीन HCl में बदलती है तो यहां पर इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, अर्थात बढ़ गया है। और हाइड्रोजन के जुड़ने को अर्थात बढ़ने को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर अपचयन हो गया है क्लोरीन का। और H2S का क्या हुआ था? H2S जो था, H2S किस में बदल रहा था? H2S बदल रहा था सल्फर में। यहां पर हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ी हुई थी, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में बदल चुका है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहां से हट गई है और सल्फर बना है। तो यह क्या हुआ? यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन। तो यहां पर H2S का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, उपचयन हुआ है। जबकि क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, अर्थात अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं जिनमें अपचयन हो रहा होता है। अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो। और अब की बार हम ले रहे हैं यहां पर लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा लेड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। ये देखिए, इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया है। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाया, लेड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इस अभिक्रिया में आप देखिए लेड ऑक्साइड है, अभिकारक की तरफ जो लेड ऑक्साइड है वह उत्पाद की तरफ किस में बदला है? वह बदला है लेड में। ठीक है, लेड ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकते क्योंकि यहां पर कार्बन उपस्थित ही नहीं है। लेड ऑक्साइड से लेड बन सकता है, अर्थात क्या हुआ है? आप ध्यान दीजिए, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है और जब इसका उत्पाद बना है तो क्या हो गया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। ऑक्सीजन इधर है और उत्पाद की तरफ नहीं है, अर्थात रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन अर्थात रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं पुनः बता दूं, उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन हट रही हो, परंतु अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन हट रही हो और हाइड्रोजन जुड़ रही हो। उन अभिक्रियाओं को हम अपचयन अर्थात रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने कुछ उदाहरण देखे जिनमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो फिर उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? देखिए, उन अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे उनको? रिडॉक्स
रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, जब मैग्नीज ऑक्साइड को MnO2 को हम अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? HCl के साथ, तो क्या बनता है? बनता है मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस में क्लोरीन के साथ जल बनेगा Cl2 प्लस में H2O, ये बनने वाला है। जब हम मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और जल बनता है। इस अभिक्रिया में आप अभिकारकों और उत्पाद दोनों को अच्छे से पहचानिए कि कौन किसमें परिवर्तित हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा किसमें रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये देखते हैं कैसे है। देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड है यहाँ पर और मैग्नीज ऑक्साइड इधर किसमें परिवर्तित हुआ है? मैग्नीज क्लोराइड में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर मैग्नीज के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन घट गई है, ऑक्सीजन हट गई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर अपचयन हो गया है। परंतु जब हम इस HCl को देखते हैं तो HCl किस में बदला है? HCl क्लोरीन के अंदर बदल गया है, क्लोरीन में परिवर्तित हुआ है। तो यहां पर देखिए HCl के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, परंतु यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ है? किसका रिमूवल हुआ है? यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? किसमें होता है हाइड्रोजन कम? ऑक्सीडेशन में। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, अर्थात उपचयन हुआ है। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई? जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुए हैं, तो वह अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। अपचयन उपचयन को समझने के पश्चात आप ये सोच रहे होंगे कि उपचयन का, अपचयन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं तो ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। देखिए, ऑक्सीडेशन हमारे लिए लाभप्रद है तो हमारे लिए हानिकारक भी है। इसको हम दो बिंदुओं के द्वारा यहां पर समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला बिंदु है हमारा संक्षारण, संक्षारण जिसको आप अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु का धीरे धीरे कमजोर होते चले जाना, गलते चले जाना, कमजोर पड़ते चले जाना, क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आपने देखा होगा हम बहुत सारी लोहे की वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लोहे की कील है, लोहे के दरवाजे हैं, लोहे के पुल हैं, लोहे के विभिन्न प्रकार के साधन जिनका हम यातायात के लिए उपयोग करते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं। और बहुत सारे उद्योग धंधों में लोहा प्रमुख रूप से उपयोग होने वाला तत्व है। अब लोहा क्या होता है? लोहा जिसको हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ही लोहे पर ऑक्सीजन और जल का प्रभाव पड़ेगा वह एक नया पदार्थ बना देगा इनसे अभिक्रिया करके, और वह क्या होगा? Fe2O3 XH2O ये बन जाएगा। आप बता सकते हैं ये क्या है? Fe2O3 XH2O यह है जंग है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, रस्ट अर्थात जंग। तो जब लोहे की चीज को हम खुला छोड़ दें ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, तो उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत आ जाएगी। वह लाल भूरे रंग की जो परत है उसको क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। इसका जो रंग है मैंने बताया लाल भूरा रंग होगा, इसका लाल भूरे रंग का Fe2O3 XH2O बन जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ पता है? क्या हुआ? जो हमारे पास एक लोहे की वस्तु है, जैसे ही वह ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है
तो उसकी ऊपरी परत पर एक लाल भूरे रंग का पदार्थ आ जाता है। फिर थोड़े दिन बाद वह लाल भूरे रंग का पदार्थ वहां से हटके गिर जाता है। वह देखिए हटके गिर गया है यहाँ से, और परत कैसी हो जाती है, रफ दिखाई देने लगती है। थोड़े दिन बाद फिर से उसके ऑक्सीजन और जल का जब कांटेक्ट होता है तो वहां पर फिर से लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, और फिर से वो जो है वहां से हटके नीचे गिर जाती है। इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहेगी, और लोहे की वस्तु जो कभी मजबूत थी, बड़ी थी, ताकतवर थी, वो अब कमजोर होती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। और ऐसी अभिक्रिया को जिसमें कोई वस्तु, कोई धातु धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही हो, उस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं, अर्थात कोरोजन कहते हैं। स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स बाय सराउंडिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड कोरोजन, अर्थात धातुओं का धीरे धीरे वायुमंडलीय कारकों द्वारा कमजोर किया जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। वायुमंडलीय कारक कौन से, ऑक्सीजन, नमी, ये वायुमंडलीय कारक हैं जो लोहे को धीरे धीरे क्या करते चले जा रहे हैं, क्षीण करते चले जा रहे हैं। अभिक्रिया कौन सी है, जंगीकरण, जंग लगना, और प्रक्रिया क्या है, कोरोजन। यहां पर देखिए आप, आयरन है, लोहा, इसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, परंतु जब अभिक्रिया हुई है तो यह किस में बदल गया है, Fe2O3 के अंदर बदल गया है। लोहा Fe2O3 के अंदर बदल गया है। तो लोहे का फॉर्मूला Fe था, जंग का फॉर्मूला जो है Fe2O3 है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो संक्षारण में ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन का प्रयोग होता है। उपचयन का एक और प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और वह है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको हम अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी देखिए क्या होती है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब, और गंधिता का मतलब होता है गंध, अर्थात स्मेल, खराब स्मेल। किसकी खराब स्मेल, खाने पीने की वस्तुओं की। जो भोजन हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फैट का अर्थात वसा का उपयोग करते हैं। भोजन को बनाने में या तो तेल का इस्तेमाल किया जाता है या घी का इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों ही अवस्था में, चाहे भोजन तेल में बना हो चाहे भोजन घी में बना हो, दोनों ही अवस्था में जो भोजन है वो कुछ समय के पश्चात खराब हो जाता है, और उसमें से खराब गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। वो बदबू किस वजह से आ रही है, वो खराब गंध किस वजह से आ रही है। देखिए, जो भी भोजन तेल में या घी में बनाया जाएगा अर्थात वसा में बनाया जाएगा, तो वह जो वसा होती है, वह जो वसा होती है अर्थात चिकनाई होती है, वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। ऑक्सीजन उस वसा के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएगा, और जुड़ करके क्या पैदा करेगा, खराब गंध पैदा करेगा, अर्थात उसके अंदर जो बदबू है वह आने लगेगी। कुछ ही समय पश्चात भोजन खराब हो जाएगा। कौन सा भोजन, जिसमें वसा उपस्थित है। आपने देखा होगा बहुत सारी खाने पीने की चीजें हमारी अक्सर तेल में या घी में ही बनाई जाती हैं, जैसे नमकीन है, चिप्स है, और बहुत सारे जो चीजें हैं, यहां तक कि हम सब्जी जो है वो भी तेल के अंदर या घी के अंदर फ्राई करके बनाते हैं। तो जो भी वस्तुएं, विशेषकर नमकीन और चिप्स वगैरह जो तेल में फ्राई करके बनते हैं, उनको यदि हम खुला छोड़ दें, उनको हम बंद करके ना रखें, खुला छोड़ दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दें, जहां ऑक्सीजन हो, तो वहां पर उनमें बदबू आने लगती है।
ऐसी अभिक्रिया को जिसमें भोजन के साथ अर्थात वसा के साथ ऑक्सीजन मिलकर के खराब गंध पैदा कर रही हो, उसको विकृत गंधिता अर्थात रेंसिडिटी कहते हैं। क्या होगी रेंसिडिटी? द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ बैड स्मेल, बैड टेस्ट of food when oxygen is combined to oily food, that process is called rancidity। अर्थात वह भोजन जो तेल में या वसा में पकाया गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिया जाए तो उस भोजन का स्वाद भी खराब हो जाएगा, गंध भी खराब आएगी। ऐसे भोजन को विकृत गंधित फूड कहेंगे, विकृत गंधित भोजन कहेंगे, और उस अभिक्रिया को हम विकृत गंधिता कहेंगे। तो ऑक्सीकरण हमेशा लाभ पहुंचाने वाला नहीं होता, कभी कभी नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है। इन दोनों ही बिंदुओं में हमने इस चीज का अध्ययन किया है। एक और बात, अब हमें पता है कि जो भोजन हम वसा की उपस्थिति में बना रहे हैं और ऑक्सीजन यदि उसको मिल जाएगी तो वह खराब गंध और खराब टेस्ट, वह खराब स्वाद में बदल जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको भोजन को विकृत गंधित होने से बचाना है। हम उस भोजन को रैंसिड होने से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? क्या कर सकते हैं हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, अर्थात विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कुछ उपाय हैं हमारे पास। जैसे नंबर 1, हम खाने पीने की चीजों को जो तेल के अंदर अर्थात वसा के अंदर बनी है उनको ऑक्सीजन से दूरी बना के रख दें। उनको विशेष रूप से हम नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस की उपस्थिति में रखें। तो सबसे पहला तरीका होगा वह है नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, साथ ही वह ऑक्सीजन को भी उस भोजन से, उस खाने पीने की चीज से जुड़ने नहीं देगी। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करने के लिए नमकीन के और चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं वो काफी फूले फूले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उनको ऑक्सीजन से बचाना होता है, वरना कुछ ही समय के बाद उनमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। देखना चाहोगे कैसे? ये देखिए, यहाँ पर ये नमकीन का एक पाउच है। इस नमकीन के पाउच में ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा पैकेट भरा हुआ है। देखिए इसमें कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इसी प्रकार से एक चिप्स का पैकेट है यहाँ पर, ये इस चिप्स के पैकेट के अंदर भी देखिए कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि चिप्स जो है वो वसा की उपस्थिति में फ्राई किए गए हैं, तले गए हैं। इनमें वसा की काफी मात्रा है और उस वसा से हमें ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देना। तो हमें क्या करना होगा? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके हम इस प्रकार से उनको खराब होने से बचा सकते हैं, विकृत गंधिता को कम कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। दूसरा साधन हम अपना सकते हैं खाने पीने की चीजों को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख करके, फ्रिज का इस्तेमाल करके। फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं हम उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में जो तापमान है वो काफी कम होता है और जितना कम तापमान होगा उतना ही वसा के साथ ऑक्सीजन कम अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन कम जुड़ेगी। तो फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ऑक्सीजन वसा के साथ नहीं जुड़ेगी और वसा के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो विकृत गंधिता भी नहीं होगी और हमारे खाने पीने की चीजें भी सेफ रहेगी। ठीक है। तीसरा उपयोग, हम खाने पीने की चीजों को धूप से दूर रखें। ठीक है। क्या करना है हमें? धूप से दूर रखकर खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनको हमें धूप से, सनलाइट से दूर रखना है, छाया में रखना है। जब तापमान कम है वहां रखना है, धूप में नहीं रखना।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूप में ऑक्सीजन की क्रिया बढ़ जाएगी वसा के साथ जुड़ने वाली, और जब वसा के साथ ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ेगी तो वो भोजन जल्दी खराब होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें यदि विकृत गंधिता से बचाना है तो हमें धूप से दूर रखना होगा उन्हें। एक और तरीका जिससे हम अपने खाने पीने की चीजों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं वह कौन सा है, वह है वायुरोधक बर्तन का प्रयोग करके। वायुरोधक मतलब एयरटाइट कंटेनर्स कौन से, जिनमें वायु अंदर प्रवेश नहीं करती, ऐसे बर्तन जिनमें वायु अंदर नहीं जाएगी एयरटाइट कंटेनर कहेंगे, अर्थात वायुरोधक बर्तन कहेंगे। तो जो हमारे पास नमकीन है, चिप्स है, अगर हमने पैकेट को खोल लिया है तो हम उसको एयरटाइट बर्तन के अंदर डाल के और बंद करके रख दें। अब उसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, वायु अंदर जाएगी नहीं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो विकृत गंधिता भी नहीं होगी और हमारे खाने पीने की चीज लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। चलिए अंत में एक और हम ऐसा तरीका देखते हैं जिससे हम विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं, और वह कौन सा है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का उपयोग करके। एंटीऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीकृत, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोजन को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। हम क्या करें, हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ लें। एंटी मतलब उल्टा, ऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण ना हो वो एंटीऑक्सीडेंट। जो किसी खाने पीने की वस्तु के साथ ऑक्सीजन को ना जुड़ने दे, दूर रखे, उस पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, एंटी मतलब विपरीत, उल्टा, ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन को ना जुड़ने दे दो। उन पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूम हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूम। और दूसरा है हमारे पास BHA अर्थात ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि हम खाने पीने की वस्तुओं में मिला दें तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देंगे खाने पीने की चीजों से, और जुड़ेंगे नहीं तो हमारा भोजन सुरक्षित रहेगा, हमारे खाने पीने की चीजें सेफ रहेगी, उनका विकृत गंधिता नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम विकृत गंधिता से इन उपायों को उपयोग करें तो हम खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे विज्ञान का पहला अध्याय है वह समाप्त होता है। आपके होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के हैं चाहे वो अभ्यास के हैं, आपको उनको लिख करके उनके जवाब, उनके आंसर्स ढूंढने का प्रयत्न करना है। किसी प्रश्न का अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप अपने अध्यापक से, अपने बड़े भाई बहन से संपर्क करिए और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।